हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि भाई फ्यूचर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर नॉर्मली प्रीमियम पर क्यों ट्रेड होते हैं। हालांकि कभी कभी डिस्काउंट पर भी ट्रेड होते हैं, उसकी भी बात करेंगे हम कि भाई क्यों फ्यूचर डिस्काउंट पे भी ट्रेड होते हैं। तो ये जो चीज़ है कि जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि भाई डिस्काउंट पर भी फ्यूचर जो है ट्रेड होते हैं, तो ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो क्योंकि ये इस स्लाइड में नहीं है इसलिए मैंने नोट कर लिया है कि आपको आगे चल के इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन स्लाइड में नहीं, पर मैं फिर भी आपको बताऊंगा। देखिएगा, वाई फ्यूचर ट्रेड एट प्रीमियम, क्यों फ्यूचर ट्रेड होते हैं प्रीमियम पे। सबसे खास बात ये है कि फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं। पहले प्रीमियम को समझ लेते हैं। तो प्रीमियम का मतलब क्या है। मान लीजिएगा एक रिलायंस का शेयर है, 1400 रुपये का भाव है उसका। जब आप उसको कैश मार्केट में खरीदेंगे, 1400 रुपये दीजिए, ब्रोकरेज दीजिए, ड्यूटीज दीजिए, टैक्सेस दीजिए और 1400 रुपये में शेयर ले लीजिए। बेचने वाला भी 1400 में बेच रहा है, खरीदने वाला भी 1400 में खरीद रहा है। बाकी अलग एक की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट खरीदने वाले की भी, और बेचने वाले को थोड़े से कम पैसे मिलेंगे क्योंकि उसकी भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। तो अल्टीमेटली 1400 रुपये का भाव था जिसपे सेटल हो गया। लेकिन अगर आप उसको फ्यूचर में खरीदेंगे, मान लीजिएगा 500 क्वांटिटी का रिलायंस का लोट है, आप 500 शेयर 1400 के हिसाब से खरीदेंगे तो 7 लाख रुपए का माल होता है। लेकिन जब आप फ्यूचर मार्केट में जाएंगे तो वो प्राइस 1400 रुपये से कुछ ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि 1400 का जो प्राइस है वो महीने के शुरुआत में तकरीबन 1% ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 1414 रुपये का भाव होगा। तो जब आप उसको फ्यूचर मार्केट में जाके खरीदेंगे तो वो आपको 1414 रुपये का मिलेगा, यानी कि 500 क्वांटिटी के लिए आपको 1414 रुपये यानी कि 1414 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आप जो पेमेंट करेंगे वो कितनी हो गई, 14 रुपये एक्स्ट्रा हो गई खरीदने वाले के लिए, और बेचने वाले को 14 रुपये अलग से मिल गए। यानी कि कुल मिलाकर 7 लाख रुपए के ऊपर 7,000 रुपये बेचने वाले को एक्स्ट्रा मिल गए और खरीदने वाले को 7,000 एक्स्ट्रा देने पड़ गए। इसको बोलते हैं प्रीमियम। इसी तरीके से इंडेक्स में भी हो सकता है। मान लीजिए अगर निफ्टी चल रहा है 24,500 पे, जब आप उसको फ्यूचर में खरीदने जाते हैं तो वो मिल रहा है 24,600 में, यानी कि 100 रुपये खरीदने वाले को ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और बेचने वाले को 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रीमियम। अब ये प्रीमियम क्यों होता है। मान लीजिएगा आप रिलायंस के 500 शेयर्स खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू है 7 लाख रुपीज़, लेकिन जब आप बाजार से खरीदते हैं तो 7,07,000 हो जाती है। तो वो जो 7,000 रुपये है वो एक्स्ट्रा आप क्यों पे कर रहे हैं। क्योंकि देखिएगा, जब 7 लाख रुपए का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना फ्यूचर के अंदर, तो आपको पूरे 7 लाख रुपए नहीं देने, आपको मात्र जो है 7 लाख का लगभग 20% पेमेंट देनी है, यानी कि 1,40,000। और आपके जो प्रॉफिट लॉस होंगे वो सब किस पे होंगे, पूरे 7 लाख रुपए के ऊपर। तो आप 7 लाख रुपए की चीज़ का बेनिफिट खरीदते समय ले रहे हैं मात्र 1,40,000 की पेमेंट के ऊपर। तो 7 लाख रुपीज़ की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए पेमेंट कर रहे हैं 1,40,000। तो इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट तो 7 लाख रुपए के ऊपर होगा ना। तो अल्टीमेटली 7 लाख रुपये आपने देने के लिए आपको एक महीने के लिए अल्टीमेटली जो ऑप्शंस जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो सेलर है वो आपसे ब्याज चार्ज कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो 7,000 रुपये हैं, इसमें मोटा मोटी जो मेजर पार्ट है वो ब्याज का हिस्सा है। एक महीने का एक तरीके से ब्याज है जो लगभग 1% के आसपास महीने का बनता है। हालांकि फ्रीली अगर हम देखें तो इंडिया में 7% का इंटरेस्ट बनता है। 7% का अगर मोटा मोटी अगर हम देख लें तो 0.53% बनता है। तो जनरली इतना ही प्रीमियम होता है। और इसके अलावा प्रीमियम और होने के क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, जो भी स्पॉट प्राइस है उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हैं जिसको कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते हैं, तो फ्यूचर की जो प्राइसिंग है वो स्पॉट प्राइस में कॉस्ट ऑफ कैरी आप ऐड कर लेंगे, वो प्राइसिंग है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कैरी है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, आपका ब्याज इंक्लूड है। इसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी देनी है, डिपॉजिटरी चार्जेस भी देनी है। लेकिन जो मेजर वैल्यू है वो क्यों आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है, प्रीमियम आपको इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आपको एक इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी है। तो जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ कैरी का मेजर पार्ट है। दूसरी बात ये कि टाइम वैल्यू है कि जो एक्सपायरी का जितना ज़्यादा समय बचेगा उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा। जैसे एक्सपायरी का समय नज़दीक आएगा उसका जो प्रीमियम है वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। अब जनरली प्रीमियम होता कब है,
प्रीमियम जनरली जब होता है जब बुलिश सेंटीमेंट है। तो इंडिया तो देखिए एक लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट है, तो ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पर ट्रेड होते हैं, क्योंकि बायर्स फ्यूचर्स के ज़्यादा हैं और वो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इंडिया में जो स्टॉक के फ्यूचर्स हैं वो प्रीमियम पे चलते हैं। आप कहेंगे सर क्या डिस्काउंट पे नहीं होते? हाँ, डिस्काउंट में जनरली दो केसेस में होते हैं, जब बाजार में जो सेंटीमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जैसा हमने देखा था कोविड के समय पे, तो जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर आ गए थे। खरीदने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं था कि भाई मैं इसको खरीदूँ, तो अल्टीमेटली खरीदने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी कि जो बेरिश मार्केट होती है उस केसेस के अंदर डिस्काउंट पे जाते हैं। और उससे भी मेन रीज़न है कि जिस शेयर का डिविडेंड अनाउंस हो रखा है वो शेयर जनरली डिस्काउंट पे आ जाता है। मान लीजिएगा अभी HDFC बैंक का जो शेयर है वो 1900 रुपये के भाव में चल रहा है, लेकिन उस पर 20 रुपये का मान लीजिएगा डिविडेंड डिक्लेयर हो रखा है। अब वो जून के महीने में वो डिविडेंड आना है, तो जून का जो फ्यूचर है वो जनरली 20 रुपये तो डिस्काउंट नहीं होगा। तो अगर हम लेके 1900 में मान लीजिएगा 10 रुपये का उसमें प्रीमियम होता है, आधा % के आसपास, और उसमें से 20 रुपये का डिविडेंड माइनस कर दे तो हो सकता है 5-7 रुपये डिस्काउंट में HDFC बैंक का जो फ्यूचर है वो ट्रेड कर रहा हो। तो डिस्काउंट जनरली तब होते हैं जब जिस शेयर्स में डिविडेंड आने वाला होता है, और जिस महीने में डिविडेंड आता है, जिस महीने में उसकी रिकॉर्ड डेट होती है, उस महीने में का जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट पे चलता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आगे चल के कि यहाँ पर फ्यूचर में जो डिस्काउंट होता है वो तो ठीक है। अब ये जो फ्यूचर्स है ये तो हमने प्रीमियम पे ले लिया, लेकिन सर जो पेमेंट दी है हमने 1,40,000, उसके बाद अगर शेयर्स का भाव बढ़ जाए या शेयर का भाव घट जाए तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं? तो इसके लिए यूज़ होते हैं मार्जिन्स, और मार्जिन्स में सबसे पहली बात सेफ्टी के रूप में एक्सचेंजेस आपसे मार्जिन मांगता है स्पैन मार्जिन। स्पैन मार्जिन का मतलब क्या होता है? स्पैन मार्जिन स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। देखिएगा जो एक दिन के अंदर उस शेयर्स के अंदर कितना ज़्यादा टूट सकता है, कितना ज़्यादा चढ़ सकता है, यानी कि जो उसकी वोलेटिलिटी है, ये जनरली पास्ट के जो हिस्टोरिकल डेटाज हैं उनको देखकर, मार्केट की जो कंडीशंस है उसको देखते हुए एक्सचेंजेस डिसाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर शेयर्स में, किस पर्टिकुलर इंडेक्स में कितना स्पैन मार्जिन होगा। जनरली ये मार्जिन 15%, 18%, 20% होते हैं। इंडेक्स के केसेस में 10-12% के रूप में जनरली पाए जाते हैं। तो इंडेक्स क्या होता है कि कम्बिनेशन होता है एक शेयर्स का, तो इंडेक्स में मार्जिन, स्पैन मार्जिन कम होते हैं, जबकि जो शेयर्स होते हैं, जो ज़्यादा वोलेटाइल शेयर्स होते हैं, जिनको हम हाई बीटा स्टॉक बोलते हैं, उनमें मार्जिन्स ज़्यादा होता है। जो लो बीटा स्टॉक्स होते हैं उनमें मार्जिन्स जनरली कम होता है। जैसे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो कंपनीज़ हैं उनमें मार्जिन्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन जो FMCG की कंपनीज़ हैं या जो IT कंपनीज़ हैं, जो डिफेंसिव्स हैं, उनमें मार्जिन्स जनरली कम होता है। तो ये होता है स्पैन मार्जिन। दूसरा होता है एक्सपोजर मार्जिन। एक्सपोजर मार्जिन का मतलब होता है कि एक एडिशनल सेफ्टी जो है, बफर जो है एक्सचेंजेस रखते हैं कि भाई ठीक है, एक 3%, 5% एक एडिशनल मार्जिन्स जो है एक्सचेंजेस रखते हैं। जो फिक्स रेट होता है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 3% फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स मान लीजिएगा, 5% फॉर स्टॉक फ्यूचर्स, तो ये स्पैन के अलावा कलेक्ट करते हैं। तो ये दो मार्जिन्स जो है जनरली लेते हैं। इसके अलावा कोई भी एक एडिशनल मार्जिन्स जो है एक्सचेंजेस समय समय पर लेते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मार्जिन्स है वो है मार्क टू मार्केट, यानी कि जो भी दिन भर में प्रॉफिट आपको हुआ तो आपका मार्जिन उतना कम हो जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो ऑप्शंस का बायर, जो फ्यूचर्स का बायर और जो फ्यूचर का सेलर है, जितना मान लीजिएगा शेयर का भाव बढ़ गया तो उसका लॉस हो गया, उतना ही उसके अकाउंट से ले लिया जाएगा। तो ये जो मार्जिन्स हैं वो इसलिए लिए जाते हैं कि फ्यूचर्स के जो प्राइस हैं वो शाम को रोज सेटल्ड होते हैं क्लोजिंग प्राइस पर, और जो क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो जिसके अकाउंट में प्रॉफिट होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, जिसके अकाउंट में वो लॉस होता है उसके अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। और यहाँ पर जो लॉसेस हैं वो भी, जो मार्जिन्स हैं वो रियल टाइम बेसिस पर रिफ्लेक्ट होते हैं आपके अकाउंट में। तो जो आपके मार्जिन्स हैं वो रियल टाइम पर जो है एडजस्ट होते रहते हैं हर प्राइस के साथ। ये इसलिए होते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट को बताया जा सके, लेकिन जो फाइनल पेमेंट होती है डेबिट क्रेडिट की वो शाम को जब बाजार बंद हो जाता है तब होती है। हालांकि आपके जो मार्जिन्स हैं वो टाइम टू टाइम जो है दिन भर में भी बदलते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इनिशियल मार्जिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन्स होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो उसके बाद जो है मार्क टू मार्केट मार्जिन्स भी जो है लिए जाते हैं। अब बात आती है हाउ
आर इंडेक्स और इक्विटी फ्यूचर्स यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब देखिएगा क्या इनको इन्वेस्टमेंट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे मैंने भी आपको कहा कि भाई आपको रिलायंस का शेयर लेना है, लेकिन आपके पास 7 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आपके पास 2-2.5 लाख रुपए हैं और आपको लगता है कि भाई रिलायंस के शेयर्स में तेज़ी होगी, तो आप उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो फ्यूचर का जो प्राइस है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पैसा आप उधार लेके भी कहीं से लेते तो आपको ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता। तो इसीलिए फ्यूचर्स के जो प्राइस हैं उनमें थोड़ा सा प्रीमियम होता है। तो फ्यूचर जो है वो रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्ट इक्विटी परचेज को, और मार्जिन्स के थ्रू जो है आप उसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे खास बात है कि इसमें शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए ही जो है आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ले पाते हैं, जितने पीरियड्स के लिए जनरली ये ओपन होते हैं। और दूसरी बात है कि आप जो है स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो प्रीमियम या डिस्काउंट होता है, वो एक पार्टी को मिलता है और दूसरे को देना पड़ता है। तो जो आर्बिट्राइज अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पे मिलती है। तो जो लो रिस्क प्रोफाइल वाले जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं वो आर्बिट्राइज रखते हैं। इसके बारे में मैं भी आगे चल के आपके साथ बात करूँगा। अब इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, भाई इंडेक्स फ्यूचर्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या रिस्क बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है आपको ओनरशिप नहीं मिलती, यानी कि शेयर्स में डिविडेंड आएगा वो आपको नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेंगे, बोनस नहीं मिलेगा। हालांकि जो आज की डेट में जो बोनस का असर है वो इम्पैक्ट जो है फ्यूचर्स के लॉट साइज में हो जाता है। हाई रिस्क ड्यू टू लीवरेज, आपका रिस्क जो है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस पे, आपने मान लीजिएगा मार्जिन तो रिलायंस पे 2 लाख रुपए दे दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 7 लाख रुपए है, तो अल्टीमेटली जो आपका रिस्क है वो टोटल की टोटल वैल्यू के ऊपर है। एक्सपायरी एंड रोल ओवर्स, जब 1 महीना खत्म होगा तो उसको रोल ओवर करेंगे, तो अगली बार रोल ओवर करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, और प्रीमियम है तो वो भी देना पड़ेगा। और सबसे खास बात है कि जब एक्सपायरी के आसपास ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स जाते हैं तो जनरली मार्जिन्स भी बढ़ा दिए जाते हैं, और एक एडिशनल मार्जिन्स जो है एक्सचेंजेस आपसे चार्ज करता है। वो इसलिए कि क्योंकि आपको जो शेयर्स अगर आपने खरीदे हैं तो उसकी जो डिलीवरी आपको लेनी, क्योंकि जो स्टॉक्स फ्यूचर्स हैं उनमें सेटलमेंट कैसे होता है, डिलीवरी बेस होता है, तो इसलिए जो डिलीवरी बेस सेटलमेंट है इसलिए मार्जिन्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो जनरली एक्सपायरी के नियर में जो है मार्जिन्स इंक्रीज हो जाते हैं। डेली मार्जिन स्ट्रेस, मार्क टू मार्केट जो है डेली आपके समय समय पर जो प्राइस होता है उसके हिसाब से आपके अकाउंट से एडजस्ट होता रहता है। तो अल्टीमेटली आपको डेली मार्जिन पे करना है, शाम को रोज़ मार्जिन पे करना है, वो एक स्ट्रेस रह सकती है। और दूसरा टैक्स एंड कॉम्प्लाइंसेस बर्डन। देखिए टैक्स का क्या है कि जब आप एफएनओ में ट्रेड करेंगे तो आपकी बिजनेस इनकम होगी, और आपको जो कैपिटल गेन है और उसमें 30% के जो है स्लैब में आप आएंगे। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो बेहतर से जानते हैं कि भाई बिजनेस इनकम में ट्रीटमेंट जो होती है, तो हालांकि आपको खर्चे अलाउ हो जाते हैं आपको उस इनकम को अर्न करने के लिए। और कैपिटल गेंस में आप देखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% टैक्स में आ जाते हैं आप, और शॉर्ट टर्म में तो 20%। तो वो जो बेनिफिट है वो इंडेक्स फ्यूचर से इन्वेस्टमेंट करके नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ जिनके पास पर्याप्त कैपिटल नहीं है और जिनका सटीक जो है भाव का मतलब जो डायरेक्शंस है उसके बारे में वो सही ठहरते हैं, तो यहाँ पर एक लीवरेज पोजीशंस के माध्यम से भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रोफेशनल स्किल, एक पेशेंस, एक कैपिटल, मार्जिन्स, इन सब की ज़रूरत देखिएगा आपको पड़ेगी। अब आइएगा आपके साथ बात करते हैं कि एक बड़ा बेहतरीन सवाल जो है हमसे जो है व्यूअर्स पूछते हैं बहुत बार, जो सब्सक्राइबर हैं वो भी पूछते हैं कि सर ये फ्यूचर्स के प्राइस जो है ना प्रीमियम पे क्यों चलते हैं। चलिए जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक दूसरा सवाल पूछते हैं कि सर जब भी हम डेटा देखते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स हमेशा स्टॉक फ्यूचर्स बेच के रखते हैं। देखिएगा क्यों बेच के रखते हैं। देखिएगा जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो जनरली जो एफएनओ के अंदर जो कंपनियां ट्रेड होती हैं वो अपने पोर्टफोलियो में रखती हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो टीसीएस है, चाहे वो इन्फोसिस है, चाहे वो आईटीसी है, चाहे भारतीय एयरटेल, ये सब इनके कॉर्पस के अंदर है। अब ये जो शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं ये इन्वेस्टर्स के पैसे से, और जैसे मैंने कहा कि 0.5% आपको प्रीमियम मार्केट में मिल जाता है। तो आपके पास जो शेयर्स हैं उनके सामने अपने फ्यूचर बेच दिए तो आपको लॉस तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो शेयर टूट गया तो आपका फ्यूचर में प्रॉफिट आ जाएगा, ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट खाली 0.5% ही आएगा। तो एक पोर्शन पूरे पोर्टफोलियो का
जो फंड मैनेजर्स हैं, मान लीजिएगा 10%, 5%, 20%, वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उतना पोर्शन, यानी कि जो भी मान लीजिएगा किसी फंड के पास 1 लाख शेयर्स हैं रिलायंस के, तो वो हो सकता है कि 15,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दें। जिससे क्या होगा कि अगर रिलायंस पूरे महीने भर में भी उसने अगर कुछ परफॉर्म नहीं किया है, नेगेटिवली परफॉर्म किया, तो 20% पोर्शन के ऊपर जो भी आपको प्रीमियम थे फ्यूचर्स के, वो प्रीमियम मिले। तो अल्टीमेटली कैश फ्यूचर्स का आर्बिट्राज जो है वो म्यूचुअल फंड्स यूज़ करते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि पोर्टफोलियो भी हेज हो जाता है। ये तो है जो डिफरेंस आएगा। और अगर मान लीजिए बाजार में एक अच्छी खासी करेक्शन हो जाए, तो भी आपका जो 20% या 30% जो पोर्टफोलियो है वो एक तरीके से आपका हेज हो जाता है और डाउन साइड रिस्क आपका हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि जो आपकी NAV है वो बहुत तेज़ी से नहीं गिरती जब बाजार में करेक्शन होती है, और बाजार अगर ऊपर चलता भी है तो ये जो है NAV पूरी नहीं बढ़ती हैं जितने शेयर्स के प्राइस हैं। बट जिस समय पर वोलेटिलिटी होती है, उस वोलेटिलिटी को यूज़ करने के लिए जो है स्टॉक फ्यूचर्स यूज़ करते हैं। अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो फंड्स मैनेजर के पास पर्याप्त मात्रा में कैश होता है, मान लीजिएगा एक फंड के पास 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो और 1,000 करोड़ रुपए उनके पास कैश पड़ा हुआ है, तो वो इस तरीके से पोजीशंस को बेचते हैं कि अगर उन्होंने मान लीजिएगा शॉर्ट भी कर दी और उनको लगता है कि बाजार में वोलेटिलिटी है और बाजार नीचे की तरफ टूटते हैं, तो वो अपने फ्यूचर्स को कवर कर लेते हैं और जो एडिशनल कैश है उसको पार्क कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि जब उनके पास कैश नहीं बचता और पूरा का पूरा पैसा अलोकेट कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्यूचर में पोजीशन शॉर्ट कर देते हैं कि मान लीजिए अगर बाजार ऊपर जाएगा तो जो कैश उन्होंने डिप्लॉय कर दिया, जो एडिशनल कैश था, उस पर तो उनको प्रॉफिट नहीं आया जो भी कैश उनके पास था, लेकिन जो मेजर पोर्टफोलियो है 85-90% जो पोर्टफोलियो है उस पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर बाजार गिरने की तरफ आता है तो जो फ्यूचर शॉर्ट कर रखे उनमें प्रॉफिट आ जाता है और जो कैश था उसको वो डिप्लॉय कर देते हैं और वहाँ पर एक एंट्री अच्छी मिल जाती है। तो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। पर बेसिकली इसमें एक सबसे खास बात ये है कि एक कैश फ्यूचर का आर्बिट्राज मिलता है, लगभग 0.5% की रिटर्न्स आपको हर महीने मिल जाती है। फ्यूचर को शॉर्ट कर आप करके चलेंगे तो 12 महीने के अंदर आप मान के चलिएगा 7-8% की रिटर्न्स ईजिली जनरेट की जा सकती है। और इसके साथ अगर हम थोड़ा सा ऑप्शंस के भी मैनेज करें तो थोड़ी सी रिटर्न्स को और बढ़ाया जा सकता है। वो जब ऑप्शंस का पोर्शन होगा तब बताएंगे। तो म्यूचुअल फंड क्यों शॉर्ट मार के चलते हैं, ये बात मैंने आपके साथ इस वीडियो में कर दी। अब बात ये थी कि जब फ्यूचर्स की एक्सपायरी होगी, सेटलमेंट होगी, तो सेटलमेंट के टाइम पर मान लीजिएगा आपकी पोजीशंस आपके फेवर में नहीं हुई, तो क्या आप उस पोजीशंस को अगले महीने ले जा सकते हैं? हाँ, आंसर इज यस। होता क्या है कि जो करंट मंथ की पोजीशंस है उसको आप स्केयर ऑफ कर देते हैं, यानी कि अगर आपने खरीद रखी है तो बेच देते हैं, बेच रखी है तो खरीद लेते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट को अगले महीने में शिफ्ट कर देते हैं। मान लीजिएगा मई का महीना अभी चल रहा है तो मई की पोजीशंस को आप स्केयर ऑफ कर देंगे और जो है जून की पोजीशंस में आप आ जाएंगे। लेकिन इसमें बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि नई पोजीशंस में डिस्काउंट या प्रीमियम में बदलाव हो सकते हैं। फ्रेश मार्जिन्स आपको चाहिए, इसलिए कोशिश ये होती है कि ये जो पोजीशंस है ये 3-4 दिन पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन पहले लिक्विडिटी आ जाती है और जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक जाते हैं तो मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। अब अगले महीने की पोजीशंस को आप शिफ्ट कर देंगे तो आपको एडिशनल मार्जिन्स जो एक्सपायरी की वजह से आए हैं वो आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, देखिएगा अगर आप एक नॉमिनल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और आपको लगता है कि यार बाजार में कुछ हलचल हो सकती है, गिरावट हो सकती है, उस समय पर आपके पास जो स्टॉक्स ऑलरेडी हैं उसका कुछ हिस्सा आप स्टॉक फ्यूचर्स में सेल करके अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाजार की वोलेटिलिटी के लिए। और यहाँ पर आपको अगर लगता है कि भाई आपने बहुत बड़ा एक्सपोजर ले लिया है और उसमें से कुछ रिस्क है, तो कुछ रिस्क को जो है शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। और जो जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल नहीं है लेकिन एक विज़न है कि भाई हाँ मेरे को ये शेयर्स की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर लगती है कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो कम पैसे के अंदर फ्यूचर की पोजीशंस को लॉन्ग करके भी जो है ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले देखिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आपको अपने रिस्क और रिटर्न्स के बारे में भी पता होना चाहिए। और जो डायरेक्शंस के लिए जो भी ट्रेडिंग टूल्स हैं, जो भी टेक्निकल टूल्स हैं, जो फंडामेंटल्स नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए और तभी इस तरीके के ट्रेड्स में आपको जाना चाहिए। तो जो भी आप फैसला लें वो अपने विवेक से लें। मेरा पर्पस जो है यहाँ पर आपको ये समझाना था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। और देखिए कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेंगे तो आपको और अच्छे से इसके बारे में पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।